इसके नोट्स आज कंप्लीट होने के बाद इंट्रोडक्शन टू जावा जो सेकंड यूनिट है ये कंप्लीट होने के बाद मैं शेयर करता हूँ। जो सेकंड यूनिट है वो भी हमारा थ्योरेटिकल बेस है पूरा। और इसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट आएगा उसमें मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। वो उसके नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा थर्ड यूनिट के, वो भी आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड यूनिट मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकल वे में समझाऊंगा नहीं, जैसे मैं ये फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट समझा रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो थर्ड यूनिट के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं उसको। जो चीज आपको समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये जो है फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट जो हमारे फ्रेशर्स हैं इनसे ज्यादातर पूछे जाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में फ्रेशर्स के वे में अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछेंगे। तो फ्रेशर्स के लिए फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। बाकी जो एक्सपीरियंस्ड है उनसे फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट से जैसे व्हाट इज जावा ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, है ना। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको नॉलेज होनी चाहिए कि जावा क्या है, कहीं बाई चांस पूछ लिया तो, क्योंकि हम इंटरव्यूअर के माइंड को नहीं जानते हैं कि वो एक्सपीरियंस वालों से भी बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही होती है कि एक्सपीरियंस वालों से जो वर्क कर रहे हैं उनसे ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट वाले जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कम ही पूछते हैं, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में आपको नहीं बताऊंगा, थर्ड यूनिट के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप खुद कर सकते हैं। उसमें सिर्फ डाउनलोडिंग चीजें बताई गई हैं कि डाउनलोड कैसे करना है, कैसे हमको आईडी डाउनलोड करना है, जेडीके डाउनलोड करना है, तो वो आप कर लेना। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट के बाद राजकुमार आरजे नोट्स नहीं मिला, ठीक है। मैं ये क्लास होने के खत्म होने के बाद आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद जो फोर्थ यूनिट से हम अपना जो मेन जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोग्रामिंग जो जावा जो हम कर रहे हैं, तो जावा का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखेंगे कि भाई जावा का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करते हैं। किसी को फर्स्ट यूनिट से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अ, मैं उसका आंसर दूंगा। तो अब इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा, कि जावा क्या है एक्चुअली में। कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो देख लिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, तो जावा क्या है हम जावा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जावा इज ए सिंपल हाई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये जो है ना जावा इज ए सिंपल, ये तो शुरू से ही मैं ही बोलता आ रहा हूँ कि जावा इज ए सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तो आंख बंद करके बोलना है, जावा इज ए सिंपल लैंग्वेज, ठीक। हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज, ये हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे पीछे, जो लास्ट यूनिट में पढ़े थे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता है ना। रॉबस्ट है, एक एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रॉबस्ट मतलब ये हो गया कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारी चीजें जो है ना, सिंपल हाई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रॉबस्ट सिक्योर, ये सारे जावा के फीचर्स हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए एक मिनट, ये ये जावा के फीचर्स है। ये जावा के फीचर्स क्या है, जैसे सिक्योर है, सिंपल है, सिक्योर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रोबस्ट है, डायनेमिक लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, इंटीग्रेटेड है, मल्टी थ्रेडेड है, हाई परफॉर्मेंस है। तो ये जो जावा के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। अगर जावा के फीचर्स आपको पता है तो सिंपल जावा की डेफिनेशन हो जाएगी। भाई जावा की डेफिनेशन कोई अलग से थोड़ी आई है, सीधी सी बात है। जावा इज सिंपल हाई परफॉर्म, ये फीचर्स है इसके, सिंपल है, हाई परफॉर्मेंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रोबस्ट है, सिक्योर है, मल्टी थ्रेडेड है, प्लेटफॉर्म। ये सारे फीचर्स ही तो थे जो अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखे थे, ये सब देखिए। प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब हम धीरे धीरे एक एक करके इन सबको देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन हमको रटने की जरूरत नहीं है, अगर हमको पता है कि जावा के फीचर्स क्या क्या है ना। जावा के फीचर्स जो भी है वही हमारी डेफिनेशन है। भाई जावा इज सिंपल हाई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रोबस्ट सिक्योर मल्टी थ्रेडेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। और भी जोड़ सकते हो आप इसमें जो भी फीचर्स हैं, गलत थोड़ी होगा वो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, है ना। अब जावा क्या करता है, जावा सॉफ्टवेयर बनाता है, जावा लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर बनते हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर गेमिंग, वेब, बिजनेस, डेस्कटॉप, डेटाबेस एंड अदर एप्लीकेशंस। सीधी बात है भाई, गेमिंग में भी यूज होता है, वेब एप्लीकेशंस में भी यूज होता है,
बिजनेस फ्लो में भी यूज होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी यूज होता है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, डेटाबेस में भी यूज करते हैं हम जावा का, एंड अदर एप्लीकेशन जो भी है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक जावा की डेफिनेशन है कि जावा यही है, जो भी फीचर है। ठीक है, हमको ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। अब बेस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि भाई जावा का कॉन्सेप्ट क्या है, जावा लैंग्वेज जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जावा लैंग्वेज क्या करता है, जावा लैंग्वेज यहाँ पे देखिए, राइट वंस रन एनीवेयर, वो रहा जिसे हम कहते हैं राइट वंस एंड रन एनीवेयर। जावा प्रोग्राम अगर हम जावा प्रोग्राम बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने अपने डेस्कटॉप में, मैंने अपने कंप्यूटर में एक जावा का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब मुझे आपको शेयर करना है उसको, तो मैं क्या करूंगा, कोड को कॉपी करूंगा, आपको दे दूंगा, या मुझे पूरा एप्लीकेशन देना पड़ेगा, मुझे इक्लिप्स देना पड़ेगा, जेडीके देना पड़ेगा, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी? नहीं, मैं सिर्फ जावा का कॉपी पेस्ट करूंगा, या जावा किसी एक फाइल में बना दूंगा, टेक्स्ट फाइल में, नोटपैड फाइल में, और नोटपैड फाइल आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने कंप्यूटर में उसको रन कर ले। तो यही होता है कि राइट वंस रन एनीवेयर, यानी एक बार लिखा जाता है उसको और कहीं भी रन किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जावा लैंग्वेज फॉलो करता है, जो कि हमारे और जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें नहीं होता है। ठीक है, हम उसको नहीं रन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, राइट वंस रन एनीवेयर, WRA वो रहा, दैट मींस जावा प्रोग्राम कैन रन एनीवेयर एंड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो गया कि प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे हम जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। जैसे जावा प्रोग्राम कैन रन एनीवेयर एंड ऑन एनी प्लेटफॉर्म यानी एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैक हो गया, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ठीक है, when java code is compiled when java code is compiled and it is converted to bytecode, now this bytecode is needed to run using jvm, no need to source code and recompilation is needed। अब ये जो लाइन है ना, ये the bytecode is needed to run using JVM and no need to source code no need of source code and recompilation। ठीक है, क्या है कि जावा जो है बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जावा प्रोग्राम जो है बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है। तो बाइट कोड में जब ये कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में किसी प्रोग्राम को, तो बाइट कोड जो है विद द हेल्प ऑफ जेवीएम, यानी जिस जिस प्लेटफॉर्म में जेवीएम होगा, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम होगा, वहीं सोर्स कोड ये रन हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात ये होगी कि जावा जो है, जो लैंग्वेज जो है जावा, उसको हम कहीं भी रन कर सकते हैं। ठीक है, जावा लैंग्वेज को हम कहीं भी रन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमको, उसके लिए हमको चाहिए जेवीएम, यानी हमें हर प्लेटफॉर्म में एक जेवीएम होना चाहिए। ठीक है, अब जेवीएम नहीं होगा तो हम जावा कोड को रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कौन हो गया, जेवीएम, यानी हर प्लेटफॉर्म को, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को जेवीएम एक जरूरी है, चाहिए, तभी जावा कोड को रन कर सकता है। लेकिन जावा कोड को रन होने के लिए कुछ चाहिए, जावा कोड को रन होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को रन होने के लिए जेवीएम की जरूरत है। इसलिए जावा कोड जो है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जेवीएम जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। हर हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम चाहिए। ठीक है, तो हम इसको प्लेटफॉर्म, जो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये जो फीचर है जावा का, इसमें हम देखेंगे क्या क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जावा है। हिस्ट्री ऑफ जावा कुछ नहीं है, 1990 में सन माइक्रो सिस्टम वांट्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए डेवलप किया गया था। दिस प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड स्टेल्थ प्रोजेक्ट, बट लेटर इट्स नेम वाज चेंज्ड टू ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बेसिक एक चीज है। जेम्स गॉसलिंग, जो फादर ऑफ द जावा कहा जाता है, जेम्स गॉसलिंग थ्रू आउट सी एंड C++ could be used to develop the project, but the problem he faced with them is that they were system platform dependent। ठीक है, अब C++ जो है, सी और C++ जो है, हम सॉफ्टवेयर तो बना सकते हैं भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने का मतलब भाई, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, हमने मैक पे, तो वो मैक पे ही चलेगा, विंडोज पे बनाया, विंडोज पे ही चलेगा, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, यानी हम किसी दूसरे उसमें नहीं चला सकते हैं। सो ही स्टार्टेड डेवलपिंग अ न्यू लैंग्वेज, तो उसने एक नया लैंग्वेज बनाना शुरू किया। उसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो जावा लैंग्वेज बनाने का जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होना चाहिए। एंड दिस लैंग्वेज वाज इनिशियली कॉल्ड एज ओक। तो इसको इनिशियली क्या कहते थे, ओक पहले कहते थे, सिंस दिस नेम इज रजिस्टर्ड बाय सम अदर कंपनी एंड लेटर इट वाज चेंज्ड टू जावा। ठीक है, तो एक बेसिक हिस्ट्री हो गई। अब यहाँ पे फीचर्स जो हम डेफिनेशंस में जो जो हम जावा की डेफिनेशन में यूज करेंगे, जावा इज अ सिक्योर, सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, डायनेमिक लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ये सारी चीजें जो है जावा फीचर्स हम धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, अब जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज। जावा इज सिंपल लैंग्वेज क्यों है, क्यों हम जावा को सिंपल लैंग्वेज कहते हैं? तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनने सी और सी प्लस प्लस किया है? यहाँ पे कोई है जिसने सी और सी प्लस प्लस किया है पहले, जावा से पहले? सी प्लस प्लस किया है राहुल कुमार, आरजे राहुल कुमार। सी लैंग्वेज साहिल ने किया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो क्या प्रॉब्लम आती थी कि वो अ, इतना इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं था। यानी हम कोडिंग तो करते थे, जैसे मान लीजिए कि हमने जावा सी सी प्लस प्लस में कोडिंग किया, तो अगर हम किसी अननोन पर्सन को दे वो कोड, ठीक है, जैसे जावा सी और सी प्लस प्लस जिसको नहीं आता है उसको हम दिखाएं ये कोड, तो वो इसको समझ नहीं पाएगा कि भाई इसमें लिखा क्या है। ठीक है, अब जिनको आता है उनको इसलिए इजी लगेगा क्योंकि उनको पता है कि हमने उनको याद है, सिंपली सिंटेक्स सारे याद है, सारे वर्ड्स उनको, उनके लिए इजी है। लेकिन जिसको नहीं आता है उनके लिए बहुत टफ है, वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं कर पाएंगे कोड क्या लिखा है। तो इसलिए जावा जो है, जावा को इजी बनाने के लिए, इस सी और सी प्लस प्लस को इजी बनाने के लिए जावा आया। ठीक है, तो जावा के जो सिंटेक्स है, जावा सिंटेक्स इज बेस्ड ऑन सी एंड सी प्लस प्लस बिकॉज इट वाज इनहेरिटेड आफ्टर सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सी और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को देखते हुए, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को देखते हुए जावा को बनाया गया। ठीक है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को देखते हुए जावा को बनाया गया। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी दिक्कतें थी, इसको सुधारने के लिए जावा बनाया गया। ठीक है, और जो भी इसमें जो सिंटेक्स है जो यूज किए गए, वो और इसको सिंपल कर दिया गया जावा। ठीक है, तो सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड जावा इफ वन नोज अबाउट ईदर सी और सी प्लस प्लस। ठीक है, अगर जिसको सी और सी प्लस प्लस अच्छे से आता है तो वो इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको, जावा को। लेकिन जिसको नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो लेकिन उनके लिए क्या होगा, उनके लिए इजी होगा, वो इजिली कैच कर लेंगे। Java is a simple language because it does not having some potentially confusing features such as multiple inheritance, pointers, operator overloading. अच्छा, जिसने C++ किया है उसको पता होगा पॉइंटर्स क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, एक्सप्लिसिट मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उनको उनको पता होगा ये चीज कि भाई पॉइंटर्स यूज करना कितना टफ है ना। पॉइंटर्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है पूरा मेथड है। यहाँ पे राहुल राजकुमार से मैं पूछना चाहूंगा, पॉइंटर्स आपके लिए कैसा है? पॉइंटर्स इजी है या आपके लिए टफ है? तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर्स जो है, ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई ए फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बी फंक्शन है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे एक सी है। ठीक है, अब इस बी को इस ए का फंक्शन यूज करना है और इस बी को इस सी का फंक्शन यूज करना है। तो और बी के खुद के अपने फंक्शंस हैं, मान लीजिए बी के फंक्शंस। ठीक है, ये बी के फंक्शंस है। अब इस बी को ए का फंक्शन यूज करना है, तो क्या ए के फंक्शंस वो दोबारा लिखेगा? ठीक है, ए के फंक्शंस दोबारा लिखने की बजाय वो ए के फंक्शंस को इनहेरिट कर लेगा। यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ए के फंक्शंस को यहाँ पे इनहेरिट कर लेंगे। यानी बार बार उस हम कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बी को ही सी के फंक्शंस को इनहेरिट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे सी के फंक्शंस को भी इनहेरिट कर लिया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी इस बी ने एक साथ इन दोनों को इनहेरिट कर लिया। तो अगर इन दोनों को एक साथ इनहेरिट कर लिया तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई समझ में ही नहीं आएगा किसके फंक्शंस यूज किए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है। और पॉइंटर्स जो है, पॉइंटर्स भी बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारी एक्सप्लिसिट हम लोग बाहर से ही मेमोरी एलोकेशन कराते हैं। प्रोग्राम इंटरनली मेमोरी एलोकेशन तो होता ही है, बाहर से भी कराते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इन सारी चीजों को हटा दिया है जावा। अब इन ये इतनी कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग जो टर्म्स है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है, ये जो सारी चीजें हैं, इन सबको हटा दिया। तो अब सोचिए अब जावा कितना इजी हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, सी और सी प्लस प्लस से तो सीधी सी बात है जावा इजी हो गया। ठीक है। अब एक और फंक्शन जो है गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है गार्बेज कलेक्शन। एक बेसिक चीज बता देता हूँ कि क्या होता है ना, कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हम यूज कर रहे हैं किसी लैंग्वेज में, हमने किसी फंक्शन को यूज किया किसी लैंग्वेज में, जैसे सी 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 प्लस प्लस में ही ले लीजिए कि एक फंक्शन हमने यूज किया। ठीक है। फंक्शन यूज करने के बाद क्या हुआ कि अब उस फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। ए के फंक्शन को बी ने यूज किया, बी ने यूज कर लिया ए के फंक्शन को, लेकिन अब ए के फंक्शन की जरूरत ही नहीं है बी को आगे। तो क्या होगा कि वो मेमोरी में वो जगह बनाए ही रखेगा। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, जो जावा से पहले जो बेसिक कोरल ये सारी चीजें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि ये मेमोरी में जगह बनाए ही रखेगा, लेकिन इनका यूज क्या, ये यूजफुल है यूजलेस है ना। एक बार यूज हो चुका, अब ये यूजलेस है, दोबारा यूज होना ही नहीं है इनका। तो ये, लेकिन ये मेमोरी में जगह बनाए रखेगा। तो ये भी एक सही चीज नहीं है भाई, मेमोरी के अंदर किए रखा है ये यूजलेस चीज। तो यहाँ पे जावा क्या करता है, जावा के पास एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है। यानी गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो फंक्शन यूजफुल नहीं है ना, एक बार यूज हो चुका है या अब आगे उसका कोई यूज नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो जावा में क्या होगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा गार्बेज कलेक्टर, जो भी यूजलेस है फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। ठीक है। इन जावा दैट ऑटोमेटिकली रिक्लेम्स द ऑब्जेक्ट एंड एरेज, नो नीडेड टू रिमूव द अनरेफरेंस्ड, यानी हमको बाहर से रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो गार्बेज कलेक्टर उसको रिमूव कर देगा। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्योर। ये पहला जो सिंपल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट था उसका, जो फीचर है सिंपल, क्यों कहते हैं जावा को, वो इसलिए हम सिंपल कहते हैं। ठीक है। सिक्योर की बात करते हैं। अब जैसे हमने पीछे सिक्योरिटी में पढ़ा था कि भाई पूरा कोड एक्सपोज हो जाता था, दिखता था प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में, पूरा कोड हमको मतलब हम सिक्योर नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम पूरे कोड को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो हमारा मान लीजिए अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्लस प्लस चलाते हैं, तो वो किस में चलता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। ठीक है। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। और वो दूसरी चीज क्या कर सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर सकता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म भी पहुंचा सकता है वो, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चल रहा है। ठीक है। और अब जावा की बात करें तो जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने के बजाय वो एक जेवीएम में चलता है। ठीक है। लेकिन वो जेवी एक एनवायरमेंट में चलता है, एक रन टाइम एनवायरमेंट बन जाता है इसका, उस एनवायरमेंट में चलता है वो, ना कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। वो जेवीएम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। ठीक है। लेकिन जेवीएम में क्या चलता है, जेवीएम में हमारा जावा चलता है। तो डायरेक्ट जो जावा प्रोग्राम्स है जो डायरेक्ट हमको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रैश नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो जेवीएम क्रैश होगा, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था कि वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर देता था। ठीक है। तो यहाँ पे यही एक जो है जो सिक्योरिटी देता है कि एक जावा रन्स ऑल ऑफ इट्स प्रोग्राम इनसाइड अ सैंडबॉक्स। ठीक है। ऑफ इट्स ऑन कॉल्ड द जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। एक एक एक, एक मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर चलता है जिसको हम जेवीएम कहते हैं, उसके अंदर चलता है, सो दैट एनी एरर्स और क्रैशेस डू नॉट हार्म द एक्सटर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो भी एरर्स आते हैं, जो क्रैशेस होता है, वो एक्सटर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसमें हम यूज कर रहे हैं उसको, उसमें नहीं होता है, उसको हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है। द क्लास लोडर एड्स द सिक्योरिटी बाय सेपरेटिंग द पैकेज
फॉर द क्लासेस ऑफ द लोकल। ये पैकेज में हम लोग देखेंगे क्या है, क्लास लोडर क्या है, ये जो टर्म्स है आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएंगे। क्लास लोडर क्या है, क्लास लोड करता है, अब क्लास ही नहीं पता तो क्लास लोडर क्या पता होगा। फिर पैकेजेस जो है, ये टर्म्स, ये सारी चीजें हम जो है क्लास लोडर, एक सिक्योरिटी का मतलब सीधे सीधे से आप ये समझ लीजिए, पहला तो इसका ये हो गया, ठीक है। सेकंड ये हो गया कि हम अपने कोड को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। कोड को सिक्योर करने का ये हो गया कि हम कोड को एक्सपोज होने से बचा सकते हैं। भाई हमको नहीं पता, हमने कोई एक प्रोग्राम न बनाया, हमको अपना सोर्स कोड नहीं दिखाना है, ठीक है। सोर्स कोड हमको नहीं बताना है कि भाई हमने ये लिखा। सोर्स कोड मतलब ये हो गया कि ह्यूमन रिटर्न कोड, यानी जो हम कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड हो गया, ठीक है। वो हमको नहीं दिखाना है, तो वो हम सिक्योर कर सकते हैं इसमें। अब कैसे सिक्योर कर सकते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे। जो जो हमारे एसएस मॉडिफायर्स हैं प्राइवेट करके, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये पीछे हम देख चुके थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पूरा जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट बेस पे बन जाता है। ऑब्जेक्ट बेस, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ये होता है कि कोई भी चीज जो है, जो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है, ठीक है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि जिसके जो स्पेस हो, जिसके पास स्पेस हो, और जो मास हो जिसके पास, है ना। तो वो स्पेस एंड मास, द ऑब्जेक्ट विच है, ठीक है, एनीथिंग विच हैव स्पेस एंड मास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। तो इसमें लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं। लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हो गया कि इसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, ये देखेंगे ये क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। and each of the object represent an instance of the class। और जो जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्लास का ही तो इंस्टेंस है, क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। A Java program also organize collection of the classes and objects. So Java is also called object oriented programming language, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, जावा प्रोग्राम ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, सो जावा इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे जो है जावा जो है, जावा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं। बहुत सारे अगर क्लासेस होंगे तो क्लासेस से ही ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो बहुत सारे क्लासेस होंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो इसलिए, अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारे पास जितने क्लासेस होंगे हम उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो हम बार बार बोल रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये क्या चीज है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म का मतलब तो आपको पता ही है क्या है। यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, विंडोज, मैक, लाइनक्स, ये सारे जो है वो विंडोज की बात कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। तो platform independent means a program compiled on one machine can be executed on any machine in the world without any change, ठीक है। अब हमने कोई प्रोग्राम लिखा, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमने एक मशीन में कंपाइल कर लिया, और हम उसको कंपाइल करने के बाद हम किसी भी मशीन में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। हमने कंपाइल किया किसी कोड को एक मशीन में, अब मान लीजिए मैंने यहीं अपने कंप्यूटर में अपने कोड को कंपाइल कर लिया, और अब मैंने उस कोड को कंपाइल करने के बाद सारे लोगों को दे दिया, मतलब आप सभी को दे दिया, तो आप सभी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। किसी के पास मैक होगा, किसी के पास लाइनेक्स होगा, किसी के पास विंडोज होगा, तो सब सब में रन होगा वो, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड जावा अचीव्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइट कोड, है ना। बाइट कोड कॉन्सेप्ट जो है, इसी वजह से वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो बाइट कोड कॉन्सेप्ट है, ये बाइट कोड कॉन्सेप्ट सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर में नहीं है, ठीक है। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। तो सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसीलिए नहीं है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का, कि बाइट कोड,
Instead, it converts the source code into intermediate code called the bytecode, and this code is further translated to machine code from the another layer of the software called JVM. तो यहाँ पे जावा की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले सोर्स कोड जो हम लिखते हैं, कोड जो सोर्स कोड होता है उसको एक इंटरमीडिएट कोड में बना देता है, जिसे हम बाइट कोड कहते हैं। और बाइट कोड फिर आगे चल के क्या होगा, ट्रांसलेट हो जाएगा मशीन डिपेंडेंट कोड में, जो किस सॉफ्टवेयर से, एक सॉफ्टवेयर है वो जेवीएम के थ्रू होगा, ठीक है। यानी जावा कोड को रन करने के लिए जेवीएम की जरूरत हमको पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी हर प्लेटफॉर्म में अगर मैंने आपको कोड दे दिया तो आपके पास जेवीएम होना चाहिए रन करने के लिए, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की तो हम बात ही नहीं कर, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, जेवीएम होना चाहिए। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम होना चाहिए, तो वो कोड रन हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो कहीं भी बना हो कोड। Therefore, JVM can execute bytecode on any platform or operating system, ठीक है, on which it is present। यानी JVM प्रेजेंट होना चाहिए, JVM होना चाहिए उस, ठीक है, regardless of the fact that on which machine the bytecode was generated। जिस मशीन में बाइटकोड, मतलब मेरे इस मशीन में बाइटकोड जनरेट हो रहा है, मेरे इस कंप्यूटर में बाइटकोड जनरेट हो रहा है, तो उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में बाइटकोड जनरेट हो चाहे नहीं हो, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके मशीन में जेवीएम होना चाहिए। डिफरेंस, साहिल पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेवीएम जेडीके, ये आगे आएगा साहिल, बस थोड़ा सा जो फीचर्स हम लोग देख लेते हैं उसके बाद ही मैं बताता हूँ कि जेवीएम और जेडीके क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेरी ये जो मीटिंग है ये 40 मिनट की ही मीटिंग है, तो ये अभी 5 मिनट में ये खत्म होने वाली है, ठीक है, इसका टाइम लिमिट खत्म होने वाला है। तो जो भी है, जितने भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए हुए हैं, मैं एक लिंक और सेंड कर दूंगा। सब लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर सब लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं उसी ग्रुप में दूसरी मीटिंग लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आईडी और पासवर्ड सेंड कर दूंगा या लिंक सेंड कर दूंगा सीधे, ठीक है। तो जब तक चलता है तब तक इसको चलाते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में ही एक कॉन्सेप्ट आता है, राइट वंस रन एनीवेयर। अभी हमने देखा था जो WORA करके, राइट वंस रन एनीवेयर, यानी हम एक बार लिखते हैं उसको और कहीं भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट वंस रन एनीवेयर स्लोगन फॉर द जावा कम्स इन व्हिच मींस, तो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, व्हाट इज राइट वंस रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट इन जावा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं राइट वंस रन एनीवेयर मींस वी कैन राइट प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम इन only one time, and we can run that program in anywhere, on any platform, on any platform, on any operating system, ठीक है, with the help of JVM। ये भी हम बोल सकते हैं with the help of JVM, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज आ गया, इसको हम समझते हैं। ये जो है, ये जावा कोड है, मान लीजिए ये जावा कोड है, हमने लिखा है, सोर्स कोड हो गया, इसको हम बोलेंगे सोर्स कोड, ठीक है। अब ये सोर्स कोड जो भी है हम सेव करेंगे, जैसे हम एक्सटेंशन इसका डॉट जावा फाइल होगी, ठीक है, प्रोग्राम डॉट जावा। यानी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हम एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, तो हम टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉट टीएक्सटी, है ना। तो वो एक्सटेंशन हो गया। जैसे इमेज फाइल का जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट होता है, ऐसे ये जावा कोड सोर्स कोड का फॉर्मेट है डॉट जावा। तो यहाँ पे हमने अगर किसी नोट पैड में प्रोग्राम लिखा है, तो मैं अगर उसको सेव करता हूँ डॉट जावा करके, ठीक है, मुझे उसको सेव करना पड़ेगा डॉट जावा करके ही, तभी वो कंपाइल होगा। अगर वो डॉट जावा करके अगर मैं सेव नहीं करूंगा तो वो कंपाइल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम होना चाहिए डॉट जावा। अगर हम कोई आईडी यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक डॉट जावा क्रिएट कर देता है, ठीक है, वहां हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम नोटपैड में प्रोग्राम लिख रहे हैं और फिर हम उसको जब सेव करेंगे, तो उसको हम उसको डिफॉल्ट उसमें सेव नहीं करेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट में तो वो टीएक्सटी फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। और लेकिन हमको उसको किसमें सेव करना पड़ेगा, डॉट जावा फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। अब हमने कोई सोर्स कोड लिख दिया, ठीक है, सोर्स कोड लिखने के बाद हमने उस प्रोग्राम को सेव कर दिया, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD। तो हमने उसको सेव करने के बाद अब हम उसको कंपाइल करना, ठीक है। जैसे मैंने अभी कल ही शायद कंपाइल किया था कोई कोड, है ना, जावा सी करके, जावा सी, और फिर मैंने कोड का नाम लिखा था, तो कंपाइल किया था। तो कंपाइलर उसको क्या करेगा, कंपाइल कर देगा, पूरे कोड को एक साथ कंपाइल कर देगा,
कि उस कोड में कोई एरर तो नहीं है, तो उसने पूरे कोड को कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद उसने उस कोड को किस कोड में जनरेट कर दिया, बाइट कोड। अब वो बाइट कोड इंटरनली किस फॉर्मेट में होता है, वो प्रोग्राम डॉट क्लास फॉर्मेट में, ये सॉरी गलत लिख दिया, ये क्लास फॉर्मेट, CLASS, ठीक है। ये एन नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो प्रोग्राम डॉट क्लास यानी जावा फाइल को कंपाइल करने के बाद बाइट कोड क्लास फॉर्मेट में आ गया, डॉट क्लास फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, यानी ये बाइट कोड हो गया। अब इस हम डॉट क्लास, ये जो फाइल है ना, ये जो फाइल है, ये फाइल नहीं, ये फाइल अगर हम सेंड करते हैं, मान लीजिए ये फाइल मैं आपको सेंड करता हूं, तो आपको कंपाइल करना पड़ेगा। लेकिन कंपाइल करने के बाद अगर ये फाइल मैं आपको सेंड करता हूं, तो आप इसको रन कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। बात आ रही है समझ में? यानी इस बाइट कोड को अगर मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एक एक फाइल जनरेट हुई, उस फाइल का नाम क्या हुआ, डॉट क्लास फाइल। ये डॉट क्लास फाइल क्या है, बाइट कोड है। उसने पूरे प्रोग्राम को बाइट कोड में जनरेट कर दिया। अब इस बाइट कोड को मैं कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता हूँ। विंडोज में रन कर सकता हूँ जिसमें जावा इंस्टॉल्ड हो, लाइनक्स में रन कर सकता हूँ जिसमें जावा इंस्टॉल्ड हो, सोलेरिस में इंस्टॉल कर सकता हूँ जिसमें जावा इंस्टॉल्ड हो, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है जिसमें जावा इंस्टॉल्ड हो, मैं उसमें रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं दूसरा आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं।